अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से हुए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमकेट की फोर्थ वीकली टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपके पास मौजूद है बुकलेट या पीडीएफ, तो उसमें एमसीक्यू नंबर 21 एरिया अंडर द फोर्थ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ये आपको सबको पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। 22 में कह रहा है, ये हमने जो थर्ड वीकली था उसके अंदर ये एमसीक्यू था, कुछ एमसीक्यू इसमें रिपीट हुए हैं। तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन 22 एमसीक्यू वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल्स अलोंग सर्कुलर पाथ। हम जानते हैं ये थर्ड वीकली टेस्ट में एमसीक्यू था कि सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अलोंग सर्किल के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर होने की वजह से वो वर्क डन 0 जाता है, क्योंकि वर्क डन में cos थीटा आता है और परपेंडिकुलर में cos 0 हो जाता है। थर्ड, which of the following graph represents the variation between kinetic energy and linear momentum? तो ये आप लोगों ने थोड़ा समझना है ग्राफ के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ होता है p स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, और अगर मान लें कि भाई मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। देखिए अगर p होगा स्क्वायर नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो और साथ कोई पावर ना हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, और जब स्क्वायर होता है तो याद रखिएगा इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, जिस ग्राफ को हम नाम देते हैं पैराबोला। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। 24, a body is under the action of two equal and opposite forces, each of 5 meters. The body is displaced by 3 meters. The work done is। देखिए ये भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही है, तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल वो 0 आएगा। हमें सबको पता है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्लियर? 25, a boy holds मतलब होल्ड्स पकड़ा एक बॉक्स को वेट 40 न्यूटन। ही वाज 5 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद वो पकड़ के 5 मीटर चला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन क्लाइंब द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फिर वो 3 मीटर ऊपर गया, स्टेयर से गया या लिफ्ट से गया, जो भी आप समझ सकते हो। वर्क डन बाय द बॉय इज, तो उस बॉय ने वर्क कितना किया। अगेन इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अ बॉय होल्ड्स, और जब आप किसी को होल्ड कर देते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्क डन 0 माना जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि यूरेनियम न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट, तो जब रेस्ट में है तो हम उसको ले लेते हैं 0। डीके बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल डीके हुआ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब अल्फा पार्टिकल डीके होता है तो उसका मास नंबर, क्योंकि मोमेंटम की बात होगी यहाँ पर, और मोमेंटम में मास और वेलोसिटी होती है, तो मास नंबर कितना होता है अल्फा का 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक मास यहाँ पर हम लेंगे उसका, वो हो जाएगा 4। निकला कितना निकला 4। ये अल्फा पार्टिकल का आपके पास 4 MV डीके हुआ। तो जब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर 238 होता है, जब अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है, मींस कि यहां से कितना निकल होगा 2 और यहां से कितना निकल होगा 4। लेकिन एटॉमिक नंबर हमारा कंसीडरेशन में नहीं है क्योंकि ये मास में काउंट नहीं होगा, तो 4 का यहां निकल गया, तो बाकी कितना बचेगा 234 MV। अब हमें मालूम करना है स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस, रिकॉइल स्पीड। तो ये प्लस का आ जाएगा माइनस का 4 MV, और यहां क्या बचा 234 MV। M से M कैंसिल,
234 नीचे जाके डिवाइड हो गया, -4v अपॉन 234, ये आपका रिक्वायर्ड मीटर्स की स्पीड आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद 27, अगेन ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्पीड हो जाते हैं। तो ये कह रहा है इसमें अ लॉरी एंड अ कार। अच्छा, लॉरी कहते हैं उस ट्रक को जो कि सामान वगैरह लोड करके लेकर जाता है। अ लॉरी एंड अ कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लॉरी और कार दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा है उसकी रफ्तार कम है, जिसका मास कम है उसकी रफ्तार ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। Are brought to rest by the application of brakes which provide equal retarding forces। कि वो उनको रोका गया ब्रेकिंग फोर्स से, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगने वाली जो रिटार्डिंग यानी कि रोकने वाली, जिसको ब्रेकिंग फोर्स भी कह सकते हैं, वो इक्वल है। तो बताइए कौन शॉर्टर डिस्टेंस यानी कि कौन कम डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी? लॉरी, कार, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगी? क्या डिस्टेंस डिपेंड करेगा उनकी हॉर्स पावर और वेट यानी कि इंजन पे डिपेंड करेगा। तो बेटा यहां पर हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखें दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों पे लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स सेम है, तो कैन यू टेस्ट जो डिस्टेंस कवर करेंगी, क्या वो लॉरी ज्यादा कवर करेगी या कार ज्यादा कवर करेगी, या ये देख करके दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों में लगने वाली फोर्स सेम है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल कवर करेंगी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कि क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों में लगने वाली फोर्स सेम है, तो इसलिए जो वो डिस्टेंस कवर करेंगी वो भी इक्वल कवर करेंगी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी 4:1 के रेशियो में है, जिनका लीनियर मोमेंटम बराबर है। तो बताइए उनका मास कितना होगा? इसको देख लेते हैं। 28 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, ये कंडीशन आपको दी गई है। अगर हम यहां से रिलेशन निकालें मोमेंटम का, तो 2m मास में जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? और स्क्वायर रेडिकल बन जाएगा। तो 2 मास ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू रेडिकल 2 मास ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, ये इनका रिलेशन बन जाएगा। रेडिकल से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो दी हुई है यहाँ पर, वो दी हुई है 4:1, तो उनका मास कितना होगा? तो अगर हम देखें m1 और m2 की जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। तो रेशियो काइनेटिक एनर्जी का था 4:1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है, तो इनका रेशियो जो आपके पास हो जाएगा वो जाएगा 1:4। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास है वो है 34, a body moves the distance of 10 meter under the action of 5 meter force, work is 25 joules along the direction and the angle made by the force in the direction। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F D cos थीटा। वर्क हुआ 25 जूल्स, फोर्स लगी 5 मीटर, डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, एंगल आपको मालूम करना है जो कि cos थीटा। 5 × 50 जो कि नीचे आके हो गया डिवाइड 1 2 cos वहां जाके इनवर्स हो गया, cos इनवर्स 1/2, हम जानते हैं cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन आपका आ गया 60 डिग्री। देन 36, a boy of mass m kilogram is lifted, a body of mass m kilogram is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio। इसमें कहना है बॉडी है जिसका मास m है, एक शख्स ने उसको 1 मीटर की हाइट पर रखा 30 सेकंड में, दूसरे शख्स ने उसी सेम बॉडी को उसी सेम हाइट पर रखा 60 सेकंड में। तो बताइए वर्क डन किस रेशियो पे होगा?
तो देख सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के फॉर्मूले में टाइम इंक्लूड नहीं है। तो दोनों की हाइट सेम है, जो मास को लिफ्ट कर रहे हैं वो भी सेम है, तो दोनों का वर्क डन भी सेम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1:1। हाँ, अगर वर्क डन की जगह पावर पूछता तो फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट वाले की पावर ज्यादा है क्योंकि वो कम टाइम में काम कर रहा है, और सेकंड वाले की पावर कम है क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। 37, if the momentum of a body is increased 10 times then its kinetic energy। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्रीज किया n टाइम्स, ठीक है, सॉरी मोमेंटम को अगर हमने इंक्रीज किया n टाइम्स, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमने कितने टाइम्स, मोमेंटम कितने टाइम्स इंक्रीज किया हमने, n टाइम्स, तो n का स्क्वायर, तो अगर हमने मोमेंटम को n टाइम्स इंक्रीज किया तो n का स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा, तो जो मोमेंटम इंक्रीज होगा आपका वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देन 38, the decrease in the potential energy of a ball of mass 20 kg which falls from a height of 50 centimeter is। 38 देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास, यहां पर मास आपको दिया हुआ है 20, ग्रेविटी 9.8, चलें ले लेते हैं, इसकी भी एक ट्रिक हम सीखते हैं। और हाइट दी गई है 50, लेकिन आप नोट कर सकते हैं हाइट दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना है। इट मींस अगर हम देखें 10 बन जाते हैं, 10 10 जा 100, ये कैंसिल हो गया, फिर 10 बन जाते हैं, 10 2 जा 20, देन 50 2 जा 100, तो आपका आंसर आया 100 जूल्स। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक, ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं तो 968 है, 1980 है, 98 और नन ऑफ दीज है, तो मे बी अगर हम ग्रेविटी चेंज करते हैं तो हमारा आंसर 100 आ रहा है और 100 ऑप्शन में नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा नन ऑफ दीज आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि हमने ग्रेविटी ली है 10। अगर हम ग्रेविटी 9.8 लेते तो आपका आंसर 10 भी तो 100 आ रहा है, 9.8 लेते तो कितना आता, 98 आता। ऑप्शन में यहाँ पर 98 है। तो यही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपका आंसर राउंड ऑफ करने से थोड़ा ज्यादा आंसर आ रहा है तो आप समझ जाइए जो से थोड़ा सा आंसर कम है, जो 98 है वो करेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर 98 जूल्स करेक्ट माना जाएगा। 39, you lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf a height of 2 meters. In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend on। आपने एक बुक है, हेवी बुक, जिसको उठाया और 2 मीटर की हाइट पे शेल्फ बना हुआ वहां पर रखा, इस दौरान आपने 5 सेकंड कंज्यूम किए, तो बताइए आपका वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा। जैसा कि हम जानते हैं बेटा वर्क डन आपका जो है, ये बात हो रही है 39 की, और हम जानते हैं वर्क डन आपका डिपेंड करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हाइट की बात हो रही है तो इसलिए फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी mg में और डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में। तो आप देख सकते हैं कि और mg जो है आपका वो किसके बराबर हो जाता है, वेट के। तो यहाँ पर जो वर्क डन है आपको डिपेंड करेगा वेट के ऊपर और हाइट ऑफ द शेल्फ के ऊपर। थोड़ी देर पहले हमने उसकी सॉल्व किया था कि आपका वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द शेल्फ। 40, a particle is moving with a velocity of 50 meter per second having momentum 2 kilogram meter per second, its kinetic energy is। तो 40 में आपको जो कंडीशन दी गई है उसमें वेलोसिटी आपको दी गई है 50 मीटर्स पर सेकेंड और उसके साथ आपको मोमेंटम दिया गया है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले मास निकालना जरूरी होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv, 2 is equals to m into 50, then mass is equals to 2 divided by 50 which is 1/25, ठीक है। अब 2 को 50 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर लेने की जरूरत नहीं है,
हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रख लेते हैं। अब ये आपकी ऊपर टेक्निक मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, m कितना आया 1/25, वेलोसिटी 50 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 इंटू 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बच गई 50 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 50 जूल्स, और आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बाकी एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल है एंड आई होप सो कि आप आसानी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 52 पर। इसमें कह रहा है एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड्स into two pieces of mass is 2 किलोग्राम and 4 किलोग्राम। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट में होगा तो 0। The velocity of 2 किलोग्राम is 3 मीटर पर सेकंड। ये जो 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, यानी कि लीनियर मोमेंटम m1v1 plus m2v2 प्लस, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास मास और वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। मास इसमें दिया हुआ 4 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी मालूम पड़ती है m1v1 is equals to m2 4 है और v2 हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, वहां जाके माइनस का हो जाएगा और 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो v2 कितना आया हमारे पास -6/4, कैंसिल कर देते हैं तो v2 आ गया -2/3 मीटर्स पर सेकंड। देन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, 4 किलोग्राम की काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो 4 into -2/3 स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो माइनस का जो स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 4 जा 8/9 जूल्स जो है वो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा यहां पर थोड़ा सा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 3/2 हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 डिवाइड बाय 2 4.5 जूल्स, तो आपका आंसर 4.5 joules आ गया। 53 two objects of mass is 1 into 10 power minus 3 and 4 into 10 power minus 3 that equal momentum. What is the relation of kinetic energy? अच्छा 53, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन निकाल के दिखाया था m1/m2 काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। ये रिलेशन होता है अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, क्योंकि ऐसे में भी दोनों का मोमेंटम सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं नंबर चेंज करूं तो ऑब्वियसली मास में न्यू चेंज आ जाएगा। तो मास जो है उनका वो कितना है 4 into 10 power minus 3 और 1 वाले का 1 into 10 power minus 3, तो -3 से -3 कैंसिल, तो बचा 4/1। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा वो आएगा 4/1। ठीक है, उसके बाद सिंपल जो एमसीक्यूज है वो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस दिए गए हैं थर्ड वीक टेस्ट में हमने इनको सॉल्व किए हैं और नियरली वही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं एंड आई होप सो कि वो आप आसानी कर लोगे और किए भी होंगे। उसके बाद हमारे पास 66 A porter lifts a suitcase of mass 20 kg from the platform. Porter यानी कि आप समझ सकते हो पुली जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे सामान उठाते हैं। Put it on his head 2 meter above the platform. The work done by the porter on the suitcase. 20 किलोग्राम का सूटकेस उसने उठाया
और अपने हाइट पर रखा, अपने सर पर रखा 2 मीटर की हाइट के हवाले से, तो उसने वर्क कितना किया। तो इसको हम देख लेते हैं 66 वर्क डन, क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो F की जगह आ जाएगा mg, ठीक है बेटा, F की जगह mg आ जाएगा। तो मास कितना है 20, ग्रेविटी 10 और कितनी हाइट पे रखा, 2 की हाइट पे रखा। तो 2 to the 4, 4 1 the 4 और 2 0 आ गया। तो जो वर्क डन किया वो किया 400 जूल्स का। 68 the diagram shows a cyclist riding along a hill road. At which position does the cyclist have the least gravitational potential energy? एक साइक्लिस्ट है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो एक हिल के ऊपर जा रहा है जिसमें आपको 4 पोजीशन दी गई है A B C D। तो कहना सबसे कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन पर होगी। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी हाइट कम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इससे आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर हम दोनों पोजीशन, चारों पोजीशंस ए बी सी डी को एनालाइज करें तो पोजीशन ए वो है जिसपे बी सी डी पोजीशन के मुकाबले में सबसे कम हाइट पर वो है, तो लिहाजा इसी पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल है और उम्मीद है कि आप लोग ये कर लिए होंगे, करने के, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है थर्ड वाला, तो उसको भी रिपीट हुआ है। 74 ये इंटरेस्टिंग है, कह रहा है बॉल 1 is rolled down the steeper side of a hill while ball 2 rolls down the opposite side which is less steep. Both rolls out on a flat surface at the same level. Assume there is no friction. How the speeds of the ball compare when they reach the flat surface? अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये बॉल है, ठीक है, बेसिकली ये 2 बॉल्स हैं, यहाँ पर एक शो की गई है लेकिन ये 2 बॉल है, तो हम 2 बना लेते हैं। एक यहां से आना शुरू होती है और एक यहां से आना शुरू होती है, और दोनों की दोनों सेम लेवल के फ्लैट सरफेस पे आ जाती है। तो जब ये स्टीप 1 है यानी कि गहरा, ये स्टीप 2 है, और स्टीप 1 ज्यादा गहरा है स्टीप 2 से। तो जब ये दोनों बॉल फ्लैट सरफेस पे पहुंचेंगी तो उनकी स्पीड इस तरह से रिलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं 1 वाला स्टीपर ज्यादा है, तो लिहाजा यहाँ पे बॉल रोल करेगी वो ज्यादा रफ्तार से करेगी बनस्पत स्पीड स्टेप 2 के, क्योंकि वो लोअर तो है लेकिन 1 के मुकाबले में इतना ज्यादा लोअर नहीं है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल भी है। ठीक है, आप 2 इंक्लाइन, हैदराबाद में आपको काफी सारी इंक्लाइनेशन मिल जाएंगी, तो आप देख लेंगे एक इंक्लाइनेशन ज्यादा डीपर है, एक थोड़ी सी कम डीपर है। दोनों के ऊपर आप बाइक पे या गाड़ी पे अपनी बॉडी को ढीला छोड़ें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो ज्यादा स्टीपर होगी उसमें आप थोड़ा तेजी से जाएंगे, और जो स्टीपर कम होगी उसमें आपकी रफ्तार थोड़ी सी कम होगी बनिस्बत उसके मुकाबले में जो ज्यादा स्टीपर है। तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉल 1 हैज द ग्रेटर स्पीड। Then 75, a marble rolls down along the track below with no friction. एक मार्बल है जो कि इस डायग्राम में रोल डाउन कर रहा है, डायग्राम आपके सामने होगा। The sequence of the position to the track listed, और वहां पर आप तो 75 में हमें बताना है कि मार्बल रोल डाउन कर रहा है फ्रिक्शन के जरिए, डिफरेंट पोजीशन दी गई है, लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी से हाईएस्ट तक हमें अरेंज करना है। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिसकी हाइट सबसे कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर पिक्चर मिल रही है कि जो मार्बल 1 है वो सबसे ज्यादा हाइट पर है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। 1 को हटा देते हैं तो बाकी बचता है 2 3 4 6 5 6, 3 6 को हटा दें तो बचता है 2 4 5। तो आप 2 4 5 को देख सकते हैं, तो 2 4 5 में से 5 वाला आपको ऊपर लग रहा है, तो 1 के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 5 आएगी। फिर 2 और 4 को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके बाद 4 आएगा, फिर आप 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। अब 3 और 6 को देखें
तो बेटा 3 और 6 की आप अगर लाइन को देखें तो 3 बिल्कुल लाइन के सरफेस पर है, जबकि 6 पे लाइन थोड़ा सा बीच में, यानी कि जो 3 पोजीशन है वो यू है ठीक सरफेस पर, और जो आपके पास 6 वाला है वो थोड़ा सा यू है, ऐसे क्वार्टर नीचे है वो। तो आप इस तरह से देखें तो 3 वाले की पोजीशन ऊपर मानी जाएगी और 6 वाले की नीचे मानी जाएगी। तो फिर ये आपकी सीक्वेंस बन गई 1 5 4 2 3 6, जो कि आपका ऑप्शन सी माना जाएगा। 1076 when the speed of the object is half, कि जब हमने स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कर दी हाफ, और मास क्वाड रपल्ड, क्वाड 4 को कहते हैं रपल्ड टाइम्स, यानी कि हमने मास 4 टाइम बढ़ा दिया, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो 76 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m, m को कितने टाइम बढ़ाया हमने 4 टाइम्स, और वेलोसिटी को कितने टाइम्स कर दिया हमने हाफ 2 टाइम्स, 1/2 4m सेम रहा, v का स्क्वायर v स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही सेम रही, जो कि फार्मूला होता है हाफ m स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी रिमेन से। तो उम्मीद करता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन आज हमने की वो आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।